एक बार की बात है। सहारनपुर नामक गांव में रमेश नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वे बहुत ही गरीब थे। साथ ही उनके ऊपर और भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। रमेश का बेटा रजत बीमारी से ग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाता था। इसलिए परिवार की सारी जिम्मेदारी रमेश के कंधों पर थी। ठीक है भाग्यवान, मैं काम पर जा रहा हूँ। जी रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात कहनी थी। हाँ भाग्यवान, कहो क्या बात है। घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं और हमें कुछ दिनों बाद रजत को उस शहर वाले डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कैसे होगा, क्या होगा। मैं जानता हूँ भाग्यवान, लेकिन तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कैसे सब ठीक होगा। हमारे ही भाग में इतनी सारी मुसीबतें क्यों लिखी थी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। भगवान शुरू से ही हमारी कितनी परीक्षाएं ले रहा है। इतनी परीक्षाएं देते देते मैं तो बिल्कुल थक चुकी हूँ। बुरे वक्त में ऐसे हिम्मत नहीं हारते। अरे हिम्मत से काम लेना होगा। हमारे ऊपर बच्चों की भी तो जिम्मेदारी है। अगर हम ही ऐसा करेंगे तो बच्चों को कौन संभालेगा। सच में बड़ा भारी दुख है। कोई बात नहीं, हमेशा याद रखो, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, इसीलिए हिम्मत मत हारो। जी ठीक है, आप आराम से जाइए। रमेश अपने दोनों बैलों को लेकर काम पर निकल जाता है। रमेश बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वो खेत में जाकर खूब मेहनत करता है और सारा काम खत्म करने के बाद गांव के एक सेठ के पास आ जाता है। आओ आओ रमेश भाई, आज हमारे यहाँ आना कैसे हुआ। कुछ नहीं सेठ जी, बस आपकी थोड़ी सी सहायता चाहिए। हाँ हाँ कहो, मुझसे जो बन पाएगा मैं वो करूंगा। सेठ जी, दरअसल बात ये थी कि मुझे बस थोड़े से रुपयों की आवश्यकता थी। ओह अच्छा अच्छा। जी, अगर आप मेरी मदद कर देते तो बड़ा उपकार होता आपका। मदद तो मैं कर देता, लेकिन वो क्या है ना कि तुमने अभी तक मेरे पहले के ही उधार रुपए नहीं चुकाए हैं। मैं जानता हूं मालिक, लेकिन अभी समय ही ऐसा चल रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं वादा करता हूं इस बार मेरी फसल अच्छी होगी तो मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगा। यही बात तो तुमने पिछली बार भी मुझसे कही थी। लेकिन सेठ जी, पिछली बार मेरी फसल खराब हो गई थी। तो मैं इस बार तुम्हारी बात का भरोसा कैसे करूं? भला इस बार भी खराब हो गई तो मैं क्या करूंगा? देखो भाई, मैं ऐसे तो भरोसा नहीं कर सकता। कृपया करके ऐसा मत कीजिए मालिक, मुझे रुपयों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे अपने बेटे का इलाज करवाना है, वो अपने बिस्तर से हिल भी नहीं सकता। मेरे पास ये आखिरी उम्मीद है, अगर इस बार भी मैं इलाज में चूक गया तो मेरे बेटे को ठीक होने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए कृपया करके इस बार मेरी सहायता कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं कोई हल सोचता हूँ। थोड़ा सोचने के बाद सेठ रमेश से कहता है। देखो रमेश। जी मालिक, कहिए। मैंने बहुत सोचा, लेकिन इसके अलावा मुझे कोई दूसरा हल नजर नहीं आ रहा। अगर तुम्हें रुपए चाहिए तो उसके लिए तुम्हें कुछ तो करना ही होगा। जी मालिक, जो भी बात है आप मुझसे कहिए, मैं वो सब करूंगा। आप बस मुझे बताइए कि करना क्या है। मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे 3 महीने में सारे रुपए नहीं लौटाए तो तुम्हारी जमीन मेरे नाम हो जाएगी। ये बात सुनकर रमेश काफी हैरान हो जाता है। लेकिन मालिक। लेकिन क्या रमेश? मालिक, आप तो जानते ही हैं मेरे पास और कुछ भी नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास केवल एक यही इकलौती जमीन बची है, जिसके सहारे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। अगर ये जमीन भी मुझसे छीन ली जाएगी तो मैं भला अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? अरे अरे रमेश, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? किसने कहा कि मैं तुम्हारी जमीन छीन रहा हूं? देखो भाई, ये तो सामाजिक बात है। तुम चाहे किसी से भी पूछ लो, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अगर तुम मेरे पैसे नहीं लौटा पाए तो मुझे कुछ तो गिरवी रखना ही होगा ना। अब अगर पिछली बार की तरह तुम्हारी फसल खराब हुई, मेरा तो घाटा हो जाएगा, है ना? मैं भला किस बात की गारंटी लूं? मेरे पास तो कोई गारंटी नहीं है। अब अगर ऐसे में मैं बिना गारंटी के सबको पैसा दूंगा तो एक दिन तो मैं ही सड़क पर आ जाऊंगा, है ना? जी मालिक, आप कह तो सही रहे हैं। तो इसीलिए तुम अच्छे से सोच विचार कर लो और तुम्हारा जो फैसला हो मुझे बता देना। फिलहाल के लिए तुम ये 2000 रुपए रख सकते हो। बिना गारंटी के मैं सिर्फ इतने ही रुपयों की मदद कर सकता हूँ। बाकी पैसों के लिए तुम्हें गारंटी देनी ही होगी। सेठ की बात सुनकर रमेश उदास होकर अपने बैलों को लेकर वापस घर चला जाता है। घर जाने के बाद उसकी बहू खाना परोसती है और सब सो जाते हैं।
फिर रात को खाना खाने के बाद रमेश अपनी बैल और गाय के पास जाता है और उन्हें थोड़ी देर प्यार से सहलाने के बाद उनके बगल में बैठ जाता है और कहता है, भोलू, शांति, क्या तुम्हें लगता है कि कभी मेरी किस्मत सुधरेगी? मैं हमेशा इतना परेशान रहता हूँ, मेरे साथ इतनी समस्याएं आती हैं। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं मिला, जवानी में बेटे के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, कभी घर में लक्ष्मी नहीं रुकी, हमेशा पैसों की इतनी तंगी रही, लेकिन मैं ये सब सहता रहा। लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मैं बुरी तरह से टूट चुका हूँ। इतना कहते कहते रमेश रोने लगता है। थोड़ी देर रोने के बाद रमेश अपने आंसू पोंछकर फिर से कहता है, मैं भी कितना पागल हूं ना, हर रोज तुम्हें परेशान करने आ जाता हूं। मैं जानता हूं तुम मुझसे कहते नहीं, लेकिन तुम दोनों भी मन में सोचते होगे कि कैसा पागल है जो हर रोज अपना दुखड़ा लेकर आ जाता है, हमारे सामने रोने लगता है। रमेश की बात सुनकर भोलू और शांति दोनों ना में सिर हिलाते हैं, जिस पर रमेश हंसने लगता है। तुम दोनों नटखट हो, कोई बात नहीं, अब तुम दोनों आराम से सो जाओ, मैं कल सुबह आऊंगा। कोई परेशानी हो तो मुझे आवाज लगा देना। इतना कहकर रमेश अंदर चला जाता है और उससे पूछती है, अजी क्या हुआ, क्या आज पैसों का इंतजाम हो पाया? भाग्यवान, बस क्या बताऊं, पैसों का इंतजाम करना आजकल मेरे लिए बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। सेठ ने मुझसे मेरी जमीन गिरवी रखने को कहा है, बिना जमीन गिरवी रखे इस बार वो मुझे पैसे उधार नहीं देगा। ओहो, अब हम क्या करेंगे? हमें अपने बेटे का इलाज करवाना भी बहुत जरूरी है, वैसे ही उसका इलाज इतना महंगा है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ सोचता हूँ, अब तुम सो जाओ। आप भी आराम कर लीजिए और ज्यादा चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक तो होना ही चाहिए। इस तरह रमेश और विमला भी सो जाते हैं। जब रात को सब सो रहे थे तब बाहर से जोर जोर से आवाजें आने लगती है। इतना शोर कैसा आ रहा है? पता नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। रमेश और विमला जब बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि एक जहरीला सांप तेजी से उनके बैल और गाय की तरफ जा रहा था। नहीं, हमारे भोलू और शांति तो आराम से बंधे हुए हैं, ये सांप तो उनकी तरफ ही जा रहा है। अगर उसने उन्हें डस लिया तो उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। रुको! रमेश जल्दी से अंदर से लाठी लेकर आता है और उस सांप को भगाने की कोशिश करता है। इसी अफरा तफरी में सांप रमेश को डस लेता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद रमेश बेहोश हो जाता है और विमला रोते हुए उसके पास आती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अजी अपनी आंखें खोलिए। तभी वहां उनकी बहू पायल भी आ जाती है। माँ जी, आप शांत हो जाइए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। पायल वहां से डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। तब, हे भगवान, तू हमारी इतनी परीक्षाएं क्यों ले रहा है? पहले ही हमारे जीवन में कम समस्याएं थी क्या, जो अब तूने हमें इतनी बड़ी सजा भी दे दी? मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति को ठीक कर दो, कृपया करके ऐसा अनर्थ ना होने देना। हमारी लाज रखो प्रभु, हमारी लाज रखो। जैसे ही विमला ऐसा बोलती है, चिंता मत कीजिए, रमेश को कुछ नहीं होगा। हाँ, हमारे रहते रमेश को कुछ नहीं हो सकता। इसने हमारी जान बचाई है, हमारे लिए इसने अपने प्राणों को खतरे में डाला है। अपने बैल और गाय को ऐसा बोलता हुआ देखकर विमला काफी हैरान हो जाती है। तुम दोनों बोल भी सकते हो? हाँ, क्योंकि हम जादुई बैल और गाय हैं। क्या, सच में? हाँ, बिल्कुल। हाँ, इसलिए आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम है ना, हमारे होते हुए कुछ नहीं होगा। तब भोलू और शांति से एक अलग रोशनी प्रकाशित होती है, जिसके बाद वो रोशनी रमेश के शरीर के अंदर चली जाती है और रमेश को होश आ जाता है। अजी, क्या आप ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भोलू और शांति ने आपकी जान बचाई है। क्या? हाँ, दरअसल बात ये है कि विमला रमेश को सारी बात बता देती है। क्या सच में? ये सच है? हाँ, ये सब बिल्कुल सच है। सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पायल डॉक्टर को बुला कर लाती है। जल्दी बताइए, पेशेंट कहाँ है? अरे पापा जी, आपको होश आ गया? हाँ बेटा, तेरे पापा बिल्कुल ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं। अच्छा, माफ कीजिए डॉक्टर, पापा जी तो बिल्कुल ठीक है।
अरे जब सब बिल्कुल ठीक है तो मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों था? मैं आधी रात को जल्दी से तैयार होकर यहाँ आया और अपनी नींद खराब की, और यहाँ आने के बाद मुझे पता चलता है कि किसी को कुछ हुआ ही नहीं है। अरे डॉक्टर, ये आप कैसी पागलों वाली बातें करते हैं? आपको तो बल्कि खुश होना चाहिए कि किसी को कुछ नहीं हुआ। उल्टा आप ही इसी बात पर नाराज हो रहे हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। हाँ, पता नहीं कैसे कैसे डॉक्टर है। अच्छा ये सब छोड़िए मम्मी जी, मुझे ये बताइए कि पापा जी ठीक कैसे हुए? तब विमला पायल को भी सारी बात बताती है। मुझे नहीं पता था कि हमारे भोलू और शांति बोल भी सकते हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। इतना कहकर पायल अपने गाय और बैल को गले से लगा लेती है। सभी उन दोनों से बहुत प्यार करते थे। अब आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। गाय और बैल अपने जादू की मदद से रमेश के बेटे रजत को भी पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। मम्मी पापा, अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ बेटा, अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, अब सब ठीक है। इस तरह भोलू और शांति ने रमेश के दुखद परिवार में खुशियां ला दी थी। अब उन्हें किसी भी बात की कोई चिंता नहीं थी। कुछ समय बाद पायल भी गर्भवती हो जाती है और उसे प्यारी सी बेटी होती है। हम इसका नाम शांति ही रखेंगे। वाह, हम दोनों का एक जैसा नाम। अब तो हमारी बहुत जमेगी। हाँ, खूब जमेगी। और ऐसा होता भी है। शांति और भोलू दोनों मिलकर नन्ही शांति का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, जिसके बाद घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है और सभी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। दरअसल ये कहानी है विजयपुर गांव की। विजयपुर गांव में एक हरिया नाम का गरीब किसान था और वो किसानी करके ही अपने परिवार का भरण पोषण करता था। ऐसे ही एक रात हरिया अपने घर के बाहर घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक बैल पर जाती है, जो कि काफी देर से हरिया को देख रहा था। अरे ये क्या देख रहा हूं मैं? बहुत देर से ये बैल मेरे घर के बाहर खड़ा है। लगता है बेचारा लावारिस है, इसके पास सर छुपाने की जगह नहीं है। देखकर ये भी लग रहा है जैसे बेचारा भूखा है। एक काम करता हूँ, अंदर से इसके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। हरिया अंदर से कुछ रोटी लाता है और उस बैल को खिला देता है। ऐसे ही अब रोज रोज वो बैल हरिया के घर के बाहर खड़ा हो जाता है। ये देख हरिया सोच में पड़ जाता है। हे भगवान, आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये बैल रोज रोज मेरे घर के बाहर आकर क्यों खड़ा हो जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचारे को मुझ जैसे गरीब किसान में कोई उम्मीद नजर आती हो? लगता है कि ये बेसहारा है। एक काम करता हूँ, मैं इसे अब हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख लेता हूँ। हरिया बैल के सर पर हाथ फेरने लगता है, जिससे बैल को भी बड़ा आनंद आ रहा था। तभी हरिया बैल से बोलता है, अच्छा, तो लगता है कि तुम भी अब मेरे साथ रहना चाहते हो। एक काम करता हूँ, अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही प्यारा सा नाम भी दे देता हूँ। अब से मैं तुम्हें सोनू कहकर पुकारा करूंगा। सोनू नाम मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए ये नाम मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे बैल हरिया की बात को समझ रहा है। अपना नाम सुनकर बैल बहुत खुश होता है और अपने सर से हरिया को गले लगाने लगता है। ये देखकर हरिया कहता है, अरे बस बस, लगता है बहुत ज्यादा खुश हो तुम। अच्छा, कल सुबह मुझे खेती करनी है और उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तो तैयार रहना, बहुत सारा काम है। ऐसे ही अब हरिया अपने खेत में अपने बैल सोनू को भी साथ ले जाता है। हरिया अपने बैल के साथ मिलकर अपने खेत में खूब मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद हरिया थक जाता है और अपने बैल से कहता है, अरे सोनू, मैं तो बहुत थक गया। लगता है कि तू भी थक चुका है। आ, मेरे पास आकर बैठ जा। 2 रोटी मैं खाऊंगा, 2 रोटी तू खाना। हरिया अपने साथ साथ अपने बैल को भी खाना खिलाने लगता है और थोड़ी देर बाद दोनों अपने घर आ जाते हैं। ऐसे ही अब समय बीतने लगता है। बैल के आ जाने के बाद हरिया के घर की स्थिति दिन प्रतिदिन अच्छी होती जा रही थी और हरिया अपने बैल को अपने लिए बहुत ही भाग्यशाली मानने लगता है।
वैसे सच बताऊं सोनू, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो ना, तब से सब कुछ अच्छा हो रहा है। अब तो मेरे पास किसी भी चीज की कोई टेंशन नहीं है। अच्छे से चल रही है मेरी जिंदगी। अब सोच रहा हूं कि किसानी करने के साथ साथ अपनी एक परचून की दुकान खोल लूं। कैसा रहा मेरा आइडिया? हरिया की बात सुनकर हरिया का बैल सोनू अपना सिर हिलाने लगता है। ये देखकर हरिया समझ जाता है कि सोनू भी यही चाहता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद हरिया शहर जाता है और शहर से बहुत सारा सामान लाकर अपने गांव में अपनी एक नई दुकान खोल लेता है। देखते ही देखते हरिया की किसानी और दुकान दोनों काम बहुत अच्छे से चल रहा था। अब हरिया के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। ये देखकर हरिया का पड़ोसी मनोज, जिसे ये बात हजम नहीं हो रही थी। क्या बात है, अचानक से ये हरिया इतनी तरक्की कहां से करने लगा? लगता है इसकी कोई लॉटरी लगी है। तभी तो खेती करने के साथ साथ अब अपनी नई दुकान भी खोल डाली इसने। एक काम करता हूं, इससे इसकी तरक्की का राज पूछता हूं। वैसे भी ये बहुत भोला है, सब बता देगा। ये सोचकर मनोज हरिया के पास जाता है और बोलता है, तो क्या बात है हरिया, अचानक से इतना सब कुछ कैसे कर लिया तुमने? जरा हमें भी तो बता दो, क्या राज है तुम्हारी तरक्की का? अरे मनोज भाई, तुम्हें तो पता ही है आज से ठीक 6 महीने पहले मेरी स्थिति कैसी थी। और अब ये जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बैल के कारण है। जब से ये मेरी जिंदगी में आया है तब से मेरा सब कुछ बदल चुका है। ऐसा लगता है जैसे वो मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है। ये सुनकर मनोज के मन में लालच आने लगता है और वो मन ही मन सोचता है, बात तो सही है। जब से ये बैल इसके जीवन में आया है तब से तो इसकी काया ही पलट गई है। अब तो कैसे भी इसका बैल मुझे चोरी करना होगा ताकि मैं भी इसकी तरह तरक्की कर सकूं। मनोज बहुत ही लालची था। बिना मेहनत के वो अमीर बनना चाहता था। ऐसे ही रात के करीबन 2 बजे मनोज चोरी से हरिया के घर उसका बैल चुराने के लिए जाता है। मनोज जैसे ही खूंटी से बैल को छुड़ाने की कोशिश करता है, तभी वो बैल खूंटे से छूटकर वहां से भागने लगता है। मनोज भी बैल के पीछे पीछे भागता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। भागते भागते बैल एक सुनसान जंगल में मनोज को ले जाता है। क्यों, अब कहाँ जाएगा बच्चू? अब तो मैं तेरे को पकड़कर लेकर ही जाऊंगा। देखता हूँ तू क्या कर लेता है। तभी वहां अचानक से एक रस्सी हवा में उड़ती हुई आती है और वो रस्सी मनोज को एक पेड़ से बुरी तरह से बांध देती है। ये देखकर मनोज घबरा जाता है। हे भगवान, ये कैसे हो गया? ये रस्सी किसने फेंकी और किसने मुझे यहाँ बांध दिया है? भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इस बैल के चक्कर में आज मुझे ये दिन देखने को पड़ रहा है। इस बैल से तो अच्छे से बदला लूंगा। ऐसे ही अगली सुबह आसपास के लोग मनोज को उस रस्सी से छुड़ाने लगते हैं और कहते हैं, अरे मनोज भाई, ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? आखिर किसने तुम्हें यहाँ बांध दिया? ऐसा क्या किया था तुमने जो तुम्हें इस तरह से किसी ने पेड़ से बांध दिया? अरे क्या बताऊं तुम्हें, रात को ना जाने कहां से एक रस्सी उड़ती हुई आई और मुझे उस रस्सी ने अपने आप इस पेड़ से बांध दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मनोज की बेतुकी की बातें सुनने के बाद वे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और मनोज से कहते हैं, अरे भाई, हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई फिल्म देखी है, तभी तो तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। लगता है कि तुम पागल हो गए हो। मनोज को गुस्सा आता है और वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। ऐसे ही एक दिन हरिया किसी काम से बाहर गया था और मनोज बार बार हरिया के बैल को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, आज अच्छा मौका है और अभी तो दिन का समय हो रहा है। इस बैल को ले जाकर कहीं बेच देता हूँ या फिर इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ, क्योंकि इसी बैल के कारण गांव के लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। उनको लगता है कि मैं पागल हूँ, बहकी बहकी बातें करता हूँ। इतना कहकर मनोज फिर से हरिया के बैल को कोटे से छुड़ाकर उसे एक जंगल की ओर ले जाता है
और वहां जाकर एक चाकू से बैल को मारने की कोशिश करने लगता है कि तभी वो बैल मनोज को अपने ऊपर बिठा लेता है और मनोज को गोल गोल घुमाने लगता है, जिससे मनोज का सर घूमने लगता है। अरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे जल्दी से नीचे उतार दो, माफ कर दो। अब मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तभी वो बैल मनोज को जमीन पर पटक देता है, जिससे मनोज को अपनी नानी याद आने लगती है। ये देखकर आसपास के सभी लोग मनोज का खूब मजाक बनाने लगते हैं। हे भगवान, आखिर क्या हो गया है मनोज को? लगता है कि किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है, तभी तो ये कुछ दिनों से ऐसी पागलों वाली हरकत कर रहा है। अब तो जानवर भी इसे इसकी हरकत पर मारने लगे। अपना मजाक बनता देख मनोज को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से अपने घर चला जाता है। तभी मनोज की पत्नी मनोज से कहती है, आखिरकार क्या जरूरत है उस बैल के बारे में इतना बुरा सोचने की? अगर कोई इंसान तरक्की कर रहा है तो वो अपनी मेहनत से कर रहा है। और एक बात हमेशा याद रखना, जलने वाला इंसान कभी कामयाब नहीं होता। कामयाब बनना है तो अपना मन और दिल दोनों साफ रखना पड़ेगा। अरे तुम चुप ही रहो। इस बार मैं जो करूंगा वो करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस बैल के कारण मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। इस बैल को मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके ही रहूंगा। गांव वालों को लगता है कि मैं पागल हूं, और अब ये पागल अपना पागलपन दिखाकर ही रहेगा। देखो, पागल बनने की जरूरत नहीं है। एक बेजुबान जानवर को मारकर आपको क्या मिलेगा? अच्छा, तो अब तू भी मुझे पागल बोल रही है। और हाँ, मुझे समझाने की कोशिश मत कर। मुझे जो करना है मैं वो करके रहूंगा। ऐसे ही रात को गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मनोज मौका देखकर हरिया और उसके बैल को आग लगाने की कोशिश करता है। तभी वो बैल विशाल बैल का रूप ले लेता है और मुंह से आग निकालने लगता है। ये देखकर गांव के सभी लोग अपने अपने घरों से निकलकर बाहर आते हैं और हरिया भी अपने परिवार के साथ बाहर आ जाता है। अरे ये क्या हो गया मेरे सोनू को? तभी बैल मनोज को अपनी जादुई शक्तियों से हवा में उड़ाने लगता है और अपने मुंह से आग निकालकर मनोज के शरीर को भी आग लगा देता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत भूल हो गई। तभी वो बैल बोलता है, तुझे क्या लगता है तू बहुत आसानी से मुझे और हरिया को मार देगा? अरे तू बहुत बड़ी गलतफहमी में था मनोज। मैं एक जादुई बैल हूं, मेरी नजर हमेशा से तुझ पे थी। सोनू बैल, भगवान के लिए मनोज को छोड़ दो, इसे सुधरने का एक मौका दे दो। देखा, जिस आदमी को मारना चाहता था, जिसकी तरक्की तुझसे देखी नहीं जा रही थी, आज वही तेरे लिए बोल रहा है। और हां, गांव के सभी लोगों को मैं चेतावनी देता हूं, अगर आगे से किसी ने हरिया और उसके घर की तरफ नजर उठाकर भी देखा तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हरिया के कहने पर जादुई बैल मनोज को छोड़ देता है, जिसके बाद मनोज को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो हरिया से माफी मांगता है। प्याज के भाव अचानक से ही आसमान छूने लगे। जिन किसानों ने अपना प्याज 5 रुपए किलो बेचा, वही प्याज मार्केट में आज 100 रुपए किलो बिक रहा था। किसानों के बीच आजकल बातचीत का सिर्फ एक ही मुद्दा था, ये तो हम लोगों के साथ ज्यादती हो गई। इतना सस्ता प्याज खरीद कर सरकार कितने महंगे रेट पर बेच रही है। इतने सालों से खेती कर रहे हैं अपन प्याज की, इस बार ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग लुट गए हैं। सभी किसान अपने अपने तरीके से अपनी परेशानी एक दूसरे को बता रहे थे। उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। रामेश्वरम भी अपने घर आ जाता है। रामेश्वरम के परिवार में उसकी पत्नी सुलोचना, बेटी लावण्या और बेटा जितेश था। वो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव संगरूप में रहते थे। वैसे तो गांव के ज्यादातर किसान प्याज की ही खेती करते थे, लेकिन ऑफ सीजन में दूसरी सब्जियां भी लगाते थे। इस बार जो किसानों ने अपना प्याज सरकार को बेचा तो 5 रुपए किलो पर बेचा, और अचानक से ही 2 महीने बाद मार्केट में रेट 100 रुपए किलो हो गया। सुलोचना, इस बारी जो हो गया सो हो गया। इस बार मैं प्याज की इतनी खेती करूंगा और उसे बेचूंगा नहीं, जब तक कि मुझे अच्छा दाम नहीं मिल जाएगा। देख लेना,
आपको जैसा ठीक लगे। खेती के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानती। आई, तेरे को पता है हमारे स्कूल में सारे टीचर भी इसी बारे में बात कर रहे थे। मेरे को पता होता कि इतना दाम बढ़ने का है तो मैं अपना प्याज मार्केट में ना ही बेचता। देवा देवा, जो हो गया उसे जाने दो, आगे की आगे देखेंगे। मेरा माथा दुख रहा है। लावण्या बेटा, सबके लिए खाना तो लगा। जितेश, जा लावण्या की मदद कर। रामेश्वर वैसे तो बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा लालची था। जब उसे अपनी सब्जियों के अच्छे दाम मिलते तो वो उन्हें बेच देता। तब ये भी नहीं सोचता कि परिवार के लिए भी कुछ सब्जी चाहिए या नहीं। कई बार ऐसा होता, सुलोचना चटनी के साथ रोटी खिलाती, लेकिन रामेश्वर घर सब्जी लेकर नहीं आता। प्याज लगाने का मौसम आ जाता है। सारे किसान प्याज की खेती शुरू कर देते हैं। रामेश्वर भी प्याज की पौध बनाकर अपने खेतों में लगा देता है। सर्दियां शुरू हो जाती हैं। रामेश्वरम को एक अलग सा लालच आ जाता है। वो इतनी सर्दी में भी सुबह सुबह खेतों में पहुंच जाता और रोज प्याज की खेती को देखता। इस बार मैंने बहुत अच्छे प्याज के पौधे लगाए हैं। प्याज भी अच्छी मात्रा में उतरना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इस बार मैं सारा प्याज स्टोर कर लूंगा और जब मार्केट में इस बार की तरह रेट बढ़ जाएंगे तो मैं खुद उन्हें बेचूंगा। तभी एक किसान वहां आता है। अरे रामेश्वरम, मैं देख रहा हूँ आजकल तू रोजाना सुबह सुबह खेतों में आ जाता है। भाई, इतनी ठंड में रोज देखने से तेरी फसल 2 दिन में तैयार नहीं हो जाएगी। टाइम तो उतना ही लेगी जितने में ये तैयार होती है। ऐसा कुछ नहीं है भाऊ, मेरे को नींद आती है इसलिए मैं खेतों की तरफ निकल आता हूँ। इस बहाने सुबह का घूमना भी हो जाता है और अपनी फसल भी देख लेता हूँ। अच्छा अच्छा, ये बात है। चलो फिर गांव चलते हैं। इस बारी मैं अपनी प्याज की फसल जल्दी ही बेच दूंगा और फिर अपने खेतों में सब्जियां लगाऊंगा। सोच रहा हूँ अलग अलग तरह की सब्जियां लगा लूंगा तो मार्केट में हर वक्त कुछ ना कुछ बिकता रहेगा। रामेश्वरम मन ही मन उसके ऊपर हंस रहा था। मूर्ख इंसान, मैं तो अपने प्याज को स्टोर करके रख लूंगा और ऊंचे दामों पर बेचूंगा। रामेश्वरम घर आ जाता है। बाबा, मेरे को इस बार एक नया स्वेटर मांगता है। वो मेरा स्कूल वाला स्वेटर छोटा हो गया है। बेटा, इस बारी काम चला लेते हैं। मैं इस बारी प्याज जब ऊंचे दामों पर बेचूंगा तो बहुत सारा पैसा कमा लूंगा और उस पैसे से फिर मैं तेरे लिए 2 स्वेटर लूंगा। बाबा, मैंने आई को दिखाया अपना स्वेटर, वो बहुत छोटा हो गया है। मेरे को फिट नहीं आएगा। इतना क्या सोच रहे हो? बच्चे को जरूरत है। अरे तुम्हें क्या पता कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इस साल इसी स्वेटर में काम चला लो। जतिन ये सुनकर रोने लगता है। सुलोचना फिर अपने जोड़े हुए पैसों में से कुछ पैसे रामेश्वरम को देती है। इतना लालच भी सही नहीं है। आप हर चीज में इतनी कंजूसी दिखाते हो। कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं। लो, ये पैसे लो और जतिन को स्वेटर दिलाकर ले आओ। हाँ हाँ, तुम दे लो ताना। यही कंजूसी है जो आज 4 पैसे तुम्हारे पास है। फिर वो अपने बेटे जतिन को लेकर मार्केट चला जाता है। वहीं पर ही गांव के 2 किसान आपस में बात कर रहे थे। रामेश्वरम उनको देखकर उनके पास चला जाता है। कैसे हो भाऊ? इधर मार्केट में कुछ लेने का है क्या? अरे मैं यहाँ अपने खेतों के लिए खाद लेने आया था। दुकान वाला मुझसे कह रहा है कि एक ऐसा खाद आया है जिसे प्याज पर डालेंगे तो प्याज बड़े भी उगेंगे और जल्दी भी। फिर तो जरूर कोई गड़बड़ होगी। जो चीज प्रकृति के हिसाब से तैयार होती है वही अच्छी होती है। किसानों की ये बात सुनकर रामेश्वरम के कान खड़े हो जाते हैं। मुझे भी बताओ भाऊ, कौन सी दुकान वाला है जिसने ये बोला है? पहला किसान रामेश्वरम को दुकान बता देता है। अपने बेटे जतिन को स्वेटर दिलाने के बाद रामेश्वरम उस दुकान वाले के पास जाता है। भाऊ, मेरे को पता चला है कि तुम एक ऐसा खाद बेच रहे हो जो प्याज की खेती पर डालेंगे तो वो जल्दी पक जाएगा और प्याज अच्छे भी होंगे। अरे मेरे पास बहुत अच्छी खाद आई है। आजकल इन सब चीजों के बगैर अच्छी खेती होना नामुमकिन है। जब तक चीजों को ट्राई नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि वो अच्छी है या। तुम बिल्कुल बराबर बोलता भाऊ। औरों का मेरे को नहीं पता। तुम मेरे को वो खाद दे दो। रामेश्वरम खुशी खुशी घर आ जाता है। अगली सुबह रामेश्वरम अपने खेत में जल्दी पहुंच जाता है और सारे खेत में दुकानदार वाला दिया हुआ खाद फैला देता है।
पानी देने के बाद वो सपने देखता हुआ घर आता है। इस बार की मेरी प्याज की फसल इतनी अच्छी होगी कि मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर मैं एक खेत और खरीद लूंगा और उसमें भी प्याज की खेती करूंगा, और इस तरह साल दर साल मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। क्या हुआ, बड़ा मुस्कुरा रहे हो? तुझे पता है, कल मैं जब मार्केट जतिन को स्वेटर दिलाने गया था, वहीं एक खाद की दुकान है। उस खाद वाले ने मुझे ऐसी खाद दी है जिसे मैं अभी प्याज के ऊपर फैलाकर आया हूँ। इस बारी हमारी फसल और समय से जल्दी तैयार हो जाएगी और प्याज भी बढ़िया लगेंगे। क्या खाद वाले से गांव वालों ने भी खाद खरीदा है? अरे, इस गांव वालों को अकल ही कहाँ है। यहाँ के किसान तो बस बाल की खाल निकालना जानते हैं। जब मेरी बढ़िया प्याज की फसल देखेंगे तो सब जल भुन जाएंगे। देवा रे देवा, मेरे को तो समझ में नहीं आता कि आपको अकल कब आएगी। अगर वो खाद खराब निकला तो हमारी फसल खराब हो जाएगी, और आपने तो सारे खेत में ही वो खाद फैला दी है। तुम क्या जानो खेती बाड़ी करना, तुम्हें तो बस घर में बैठकर नुक्स निकालना आता है। देवा देवा, इन्होंने जो किया सो किया, पर हमारा खेत खराब मत होने देना। 2 दिन बाद रामेश्वरम अपने खेत में फिर जाता है और वो देखता है कि उसकी प्याज की खेती बहुत अच्छी हुई है। सारे पत्ते हरे हरे और बड़े बड़े हो गए हैं। अरे रामेश्वर भाऊ, खेतों में ऐसा क्या डाला है? तेरी फसल तो 2 दिन में ही बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है। अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। लगता है इस बारी तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होगी। मेरी मानो, जैसे ही फसल तैयार हो फटाफट निकाल देना। आजकल तो हम लोग 2 बारी भी प्याज की फसल उगा सकते हैं। देखूंगा देखूंगा, अभी तो फसल तैयार होने में टाइम है। देखते ही देखते फसल तैयार हो जाती है। रामेश्वरम की फसल और किसानों से ज्यादा अच्छी और जल्दी तैयार हो गई। सब किसान उसकी फसल देखकर अचंभा कर रहे थे, और रामेश्वरम तो फूला ही नहीं समा रहा था। वो अपने खेतों से सारा प्याज निकालकर बोरियों में भरकर अपने घर के कमरे में रख देता है। लालच मत करो, अपना प्याज अभी निकाल दो, अभी दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। हम अपने घर में इतने दिनों तक प्याज को स्टोर करके नहीं रख सकते। तुम्हें तो पता है ना कि प्याज खराब हो जाता है। मुझे खेती बाड़ी मत सिखा, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। पहले सब किसानों को प्याज बेचने दे, जब प्याज महंगा हो जाएगा तब मैं अपना प्याज निकालूंगा। धीरे धीरे सब किसानों की फसल भी तैयार हो जाती है। सब किसान अपनी फसल प्याज मार्केट पर चल रहे रेट के हिसाब से निकाल देते हैं। रामेश्वर लालच में बैठा रहता है। पिछली बार कम पैदावार होने की वजह से प्याज महंगा हो गया था। इस बार किसानों ने प्याज की ज्यादातर खेती करके उस कमी को पूरा कर दिया, जिससे इस बार थोक में तो रेट अच्छा चला गया, लेकिन मार्केट में प्याज का दाम गिर गया। रामेश्वर रोज मार्केट आता और प्याज का रेट पता करता, पर प्याज था कि 10-15 से ज्यादा महंगा नहीं हुआ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप ये सारा प्याज मार्केट में बेच दो। नहीं नहीं, पिछली बारी इसी समय पर प्याज के दाम दुगने हो गए थे। मैं थोड़ा इंतजार और करूंगा। बाबा, आई सही बोल रही है, आप अभी अपना प्याज निकाल दो। हमारी टीचर बता रही थी कि इस बारी प्याज की खेती बहुत अच्छी हुई है और ज्यादातर किसानों ने प्याज की ही खेती की थी, इसलिए इस बारी रेट ज्यादा नहीं जाएंगे। ये ले बिटिया, तू भी अपनी माँ की तरह शुरू हो गई। मैंने कहा ना, मैं अभी थोड़ा और इंतजार करूंगा। रामेश्वरम 1 महीना और इंतजार करता है, लेकिन इस बार दक्षिण भारत ही नहीं, उत्तर भारत में भी प्याज की बहुत अच्छी फसल हुई। मार्केट में इतना प्याज था कि प्याज के दाम धम से नीचे गिर गए। अब रामेश्वरम को अपने प्याज की चिंता सताने लगी। उसने पूरी रात सोचा और अगली सुबह, मुझे लगता है सुलोचना, मुझे अपना प्याज निकाल देना चाहिए, वरना मुझे ये दाम भी नहीं मिलेंगे। आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया है, जल्दी से आज अपना सारा प्याज मार्केट में बेच आओ। रामेश्वर उस कमरे का दरवाजा खोलता है जहां पर प्याज रखे थे, पर यह क्या, प्याज की बोरियां तो सड़ रही थीं। रामेश्वर भाग कर जाता है और एक एक बोरी को खोलकर देखता है। किसी बोरी में कम और किसी में ज्यादा, अधिकतर प्याज खराब हो चुके थे और कमरे में से भी बहुत गंदी बदबू आ रही थी। इतनी तीखी गंध से सुलोचना घबराकर उस कमरे में आती है और सर पकड़कर बैठ जाती है। देवा देवा, ये क्या हो गया? हमारी तो सारी फसल खराब हो गई। मैंने कितना कहा था आपसे कि प्याज बेच दो, पर तब आपने मेरी एक न सुनी। आपके लालच ने हमारी पूरी फसल खराब कर दी है।
रामेश्वर भी वहीं सर पकड़कर बैठ जाता है। उसके लालच ने उसकी फसल को खराब किया ही किया, उसकी माली हालत भी खराब हो गई। अब पता चला आपको कि लालच कितनी बुरी बला है। और रामेश्वर अपना सा मुंह लेकर बैठा रहा। मनोरमा अपने 2 बेटों करण और अर्जुन के साथ राजस्थान के शिवनगर में रहती थी। ये कहानी तब की है जब जमींदारों का राज हुआ करता था और वो गांव की जनता को कुछ नहीं समझते थे। ये वो समय था जब गांव के कुछ किसानों ने अपनी जमीनों के लिए आवाज उठाना शुरू किया था। माँ, हमारे पास भी तो जमीनें हैं ना, जो जमींदार ने अपने पास रखी हुई हैं। है तो बेटा, लेकिन मेरे पास वो पर्चा गुम हो गया जिसमें तेरे बाबा ने वो सब लिखवाया था। माँ, तू किसी दिन ध्यान से देखना, वो पर्चा कहाँ गुम होगा, घर में ही कहीं पड़ा होगा। नहीं बेटा, मैं हर बार उस पर्चा को ढूंढने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिलता। पर तुम दोनों को क्या हो गया है? क्यों उस पर्चे के पीछे पड़े हो? अच्छा माँ, जो पर्चा उसने बाबा को दिया था, तो उसने भी तो अपने पेपरों पर उस सबको लिखा होगा ना। हाँ हाँ बेटा, लिखा तो था, बता रहे थे तेरे बाबा। बहुत हुआ माँ, हम अपने खेतों में दिन रात मजदूरों की तरह खेती करते हैं। कल हम दोनों भाई जाकर जमींदार से अपनी जमीन वापस लेंगे। हमें भी तो पता चले ऐसे बाबा ने कौन सा कर्जा लिया था जो आज तक नहीं उतरा। जमींदार बहुत जालिम इंसान है। जब भी कोई उससे हिसाब मांगता है वो उनके हाथ पैर तोड़ देता है। नहीं नहीं, मेरे पास तो तुम दोनों के सिवा कोई भी नहीं है। नहीं मेरे बच्चों, जमींदार से पंगा मत लो। क्यों ना पंगा ले माँ, वो हमारे दादा परदादाओं की जमीन है जिसे वो हथिया कर बैठ गया है। दोनों भाई बहुत गुस्से में थे, और हो भी क्यों ना। आज उन्हीं के खेतों में काम करते हुए जमींदार के 2 आदमियों ने उन्हें बहुत मारा, क्योंकि वो थोड़ी देर सुस्ताने के लिए बैठ गए थे। दोनों भाइयों के अंदर खून उबाल मारने लगा और उन्होंने वहीं खड़े खड़े प्रण लिया कि वो अपनी जमीन जमींदार से ले लेंगे। अगले दिन सुबह दोनों भाई जमींदार के यहाँ जाते हैं। जमींदार की हवेली देखते ही बन रही थी। सफेद संगमरमर की आलीशान हवेली, चारों तरफ पहरेदार, बीच में एक बड़ा सा हॉल और उसमें बड़ा सा झूमर लगा हुआ था। दोनों भाई जमींदार के नीचे आने का इंतजार कर रहे थे। काफी देर इंतजार कराने के बाद आखिरकार जमींदार नीचे आता है। तुम दोनों तो मनोरमा के बेटे हो ना, यहाँ क्या लेने आए हो? जब मेरे बाबा ने आपसे कर्जा लिया था तो तब मैं 10 साल का था। आज पूरे 12 साल बाद भी आपने हमारी जमीन हमें वापस नहीं करी है। कौन सी जमीन की बात कर रहे हो? तुम्हारे बाबा ने तो वो जमीन मुझे हमेशा के लिए दे दी थी। नहीं, आपको जमीन बाबा ने नहीं दी थी। बाबा ने आपसे कर्जा लिया था, उस जमीन को आपके पास गिरवी रखकर। हमें वो सारी जमीन चाहिए। इतने सालों से अपने ही खेतों में हम मजदूरों की तरह मेहनत कर रहे हैं। तो खेत मिलने पर कौन सा तुम जमींदार बन जाओगे? करोगे तो तब भी मेहनत मजदूरी ही ना। तभी जमींदार का बेटा धर्मेश, जो विदेश से पढ़कर आया था, वहां आ जाता है और सारी बातें सुनने के बाद वो अपने बाबा से बोलता है। सही तो कह रहे हैं बाबा, ये इतने सालों से इन्होंने क्या आज तक आपको पैसा वापस ही नहीं किया? तुम्हें जमीन जायदाद के मामले में बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम कुछ भी नहीं जानते। नहीं बाबा, जो गलत है वो गलत है। आपके पास इतनी जमीन जायदाद है, इसका इकलौता वारिस मैं ही तो हूँ। क्या करेंगे इतनी जमीन जायदाद का? मूर्ख लड़के, इंसान के पास जितना पैसा हो उतना ही कम है। पैसा हो तो तुम किसी को भी झुका सकते हो, कोई भी काम करा सकते हो। जमींदार साहब, ये अपने बेटे को समझाने का काम बाद में कर लेना। पहले हमारा हिसाब हमें बता दो, और अगर आपने हमारा हिसाब हमें नहीं बताया तो ना तो हम उस खेत को जोतेंगे और ना किसी को जोतने देंगे। दोनों भाई जमींदार को धमकी देकर निकल आते हैं। ये बात जमींदार बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने लोगों से कहता है कि जो जो भी गांव में बगावत कर रहा है, सबके घरों में आग लगा दो। सबकी आवाजें बंद हो जाएंगी। उसी रात जब सब लोग गांव में गहरी नींद में सोए हुए थे, जमींदार के आदमी कुछ घरों को आग लगा देते हैं, जिसमें करण अर्जुन का भी घर होता है। आग लगते ही सब अपने अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं और जिसे जो मिलता है आग बुझाने के लिए उस पर डालना शुरू कर देता है। सुबह तक जैसे तैसे गांव की आग पर काबू पा लिया जाता है।
पर सब लोग समझ गए थे कि ये काम जमींदार ने कराया है, इसलिए सबके अंदर आक्रोश जाग जाता है। जमींदार को क्या लगा कि हमारे घरों में आग लगाकर वो हमारा हौसला कम कर देगा? उसने हमारे घरों में आग लगाई है और अब वो कभी भी खेतों में पैर नहीं रख पाएगा। गांव के कुछ लोग करण और अर्जुन को समझाते हैं कि जमींदार से इस तरह पंगा लेना समझदारी नहीं है, पर करण अर्जुन अच्छे से सोच विचार कर इस बात को बोलते हैं। अपने बेटों का हौसला देखकर मनोरमा भी उन्हें प्रोत्साहित करती है। गांव के 2-4 और जवान लड़के करण अर्जुन के साथ जुड़ जाते हैं और फिर पूरे गांव में एक बगावत की लहर जमींदार के खिलाफ खड़ी हो जाती है। और उधर हवेली पर अभी भी समय है, बाबा मान जाओ। किसानों को साथ लेकर चलोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। वो सब लोग बरसों से आपके जुल्मों को सह रहे थे। आज की युवा पीढ़ी काफी समझदार हो गई है। सुन रही हो अपने बेटे की बात? ये बनेगा जमींदार। अरे नालायक, कितनी बार तुझे समझाया है, ये छोटे मोटे किसान ही अपनी आमदनी का जरिया है। अगर इनकी जमीन इन्हें वापस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? तुम्हें समझने की जरूरत है बेटा, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये ठाट बाट शान शौकत ऐसी नहीं मिलती। माँ, आप भी बाबा की जबान बोल रही हो। चलो ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन आप लोगों की आंखें उस दिन खुलेंगी जब सारे किसान इस हवेली पर हमला कर देंगे। उनके तेवर देखकर लग रहा है कि वो अब आपके जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं उसी गांव के पास एक जंगल में डाकुओं ने डेरा डाल रखा था। सुना है कि शिवनगर के जमींदार का बेटा अभी अभी विदेश से पढ़कर आया है। अगर हम लोग उसे अगवा कर लें तो जमींदार से हम बहुत कुछ ले सकते हैं। सही कह रहे हो सरदार, सुना है यहाँ का जमींदार बहुत ही अमीर आदमी है। तो फिर तैयार रहो, कल दोपहर को हम लोग उसके लड़के को अगवा कर लेंगे और फिरौती की रकम में 50 लाख रुपए लेंगे। अगले दिन करण अर्जुन अपने खेतों में बैठे हुए थे। तभी वो देखते हैं कि कुछ डाकू घोड़ों पर सवार होकर गांव की तरफ जा रहे हैं। वो दोनों भी तुरंत गांव की तरफ भागने लगते हैं। अभी वो गांव में पहुंचे ही थे कि देखते हैं कि डाकू जमींदार के बेटे को लेकर जा रहे हैं और सारा गांव मूक दर्शक बनकर ये सब देख रहा है। क्योंकि करण अर्जुन जमींदार के घर पर देख चुके थे कि उसका बेटा बहुत ही अच्छी बातें कर रहा था, और फिर उनका बैर तो जमींदार से था, बेटे से नहीं। वो तुरंत ही पास में पड़ी रस्सियों को फंदा बनाकर जोरावर सिंह और उसके डाकू के गले में डाल देते हैं। तभी एक डाकू गोली चला देता है जो अर्जुन के कंधे को छूकर निकलती है। फिर भी दोनों भाई हिम्मत नहीं हारते और डाकुओं से भिड़ पड़ते हैं। जैसे ही मनोरमा को पता चलता है कि करण अर्जुन डाकुओं से लड़ रहे हैं, वो भी भागकर वहां आ जाती है। तुम गांव वाले सब देख क्या रहे हो? 4 डाकू से लड़ने की हिम्मत नहीं है तुम लोगों के अंदर? डाकू अगर बचकर निकल गए तो बाद में हमारा जीना हराम कर देंगे। बस यही सोचते रहना। हम आज तक लोगों से डरते हुए आए हैं। आज तक हमें जमींदार ने दबा के रखा और आगे डाकुओं के डर से हम कुछ नहीं करेंगे। गांव के कुछ लोग ये बात सुनकर जोश में आ जाते हैं और वो भी डाकुओं से भिड़ जाते हैं। काफी देर घमासान लड़ाई के बाद करण अर्जुन डाकू की बंदूकें लेने में सफल हो जाते हैं। तब तक जमींदार का बेटा भी अपने आप को छुड़ा लेता है और वो भी डाकू से भिड़ जाता है। डाकू को कोई रास्ता सुझाई नहीं देता और वो वापस जंगल की तरफ भाग जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया करण अर्जुन। अगर तुम लोगों ने सही समय पर आकर उन डाकुओं को नहीं पकड़ा होता तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करते। तभी सब देखते हैं कि जमींदार अपनी गाड़ी में वहीं आ जाता है और जब उसे सारी बात पता चलती है तो वो सर नीचा करके खड़ा हो जाता है। देखो बाबा, करण अर्जुन की वजह से आज मेरी जान बच गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। मैंने तुम्हारे साथ इतने सालों से इतना अन्याय किया है, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मेरे बेटे की जान बचाई। अगर वो डाकू मेरे बेटे को मार डालते तो मैं इस जमीन जायदाद का क्या करता। आज इस घटना ने मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया है। तुम दोनों ने जिस बहादुरी से डाकुओं का सामना किया, मैं यहाँ के मंत्री से कहूंगा तुम्हारी बहादुरी के बारे में। जमींदार साहब, इस गांव में आज तक किसी ने भी एक दूसरे को अपने से अलग नहीं समझा। आप लोगों ने हम पर इतने सालों से इतने जुल्म किए हैं, तब भी हमने आपके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई। मनोरमा बहन,
आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। कल सारे गांव वाले मेरी हवेली पर आ जाना, मैं तुम सबको तुम्हारी जमीनें वापस कर दूंगा। मुझे समझ में आ गया है, सबको साथ लेकर चलने में ही इस गांव की भलाई है। धर्मेश करण और अर्जुन को धन्यवाद देकर अपने पिताजी के साथ चला जाता है। अगले दिन सारे गांव वालों को जमींदार उनकी जमीनों के कागज दे देता है। गांव में खुशी की लहर दौड़ उठती है। सब जगह करण अर्जुन की बहादुरी के चर्चे हो रहे थे और मनोरमा तो फूली नहीं समा रही थी। तभी वहां का मंत्री गांव में आता है और करण अर्जुन को उनकी बहादुरी के लिए 10,000 रुपए इनाम देता है और गांव वालों से वादा करता है कि थोड़े ही दिनों में वो उन डाकुओं को पकड़ लेंगे। करण अर्जुन को जब अपनी जमीन के कागज मिलते हैं तो वो कागज वो अपनी माँ को दे देते हैं। माँ, कल सुबह आप हमारे साथ खेतों में चलना और अपने हाथ से शुभारंभ कर नई खेती अब हम अपनी जमीन पर करेंगे। हाँ मेरे बच्चों, तुमने दिखा दिया है कि जो चाहो वो पा सकते हो, बस लगन दिल लगाकर करनी चाहिए। और उसके बाद करण अर्जुन अपनी माँ के साथ अगले दिन खेतों में जाकर नई खेती का शुभारंभ करते हैं।